हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप देखने आ चुके हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स नगरी। तो गाइस लास्ट की क्लास के अंदर हमने बात की थी टॉर्क की कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, उसके रिलेशन के बारे में हमने बात की थी। और हमने बात की थी कि किस तरीके से जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है और ये टॉपिक चलते चलते जो है ये चैप्टर भी एंड हो जाएगा। इसके बाद हम गॉस थ्योरम देखेंगे। वो गॉस थ्योरम भी बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही लिंक्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई बेस ई। अब यहाँ पे ई क्यों लगाते हैं? बेसिकली जो फ्लक्स को डिनोट करने का तरीका होता है वो सिर्फ फाई होता है। फाई ई इसलिए लगाया है ताकि ये आपको बता सके कि ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बना हुआ फ्लक्स है। ठीक है, आगे जब आप जाएंगे तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, इसलिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आप फाई एम इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर आप फाई ई इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है या चार्ज की वजह से होता है या सेट ऑफ चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, उसके थ्रू लगने वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और अभी तक आपको पता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको पता था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर क्या होगा कि आपको सडनली पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे, उसके बारे में देखते। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए कि ये मेरी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। These are the electric field lines. Okay, and these electric field lines are uniform. These are the uniform electric field lines. Okay, यहां पे एक सेकंड पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं। These are few more electric field lines, and these electric field lines are also uniform. These electric field lines are also uniform. अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या पता पड़ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वीकर है, ये एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है एज कंपेयर टू दिस। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस हैं उस लाइंस की जो डेंसिटी है पर यूनिट एरिया वो ज्यादा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो कम है। अब आपको क्या करना है, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब हम एक सरफेस प्लेस करेंगे, अब हम एक एरिया प्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एरिया प्लेस करके देखते हैं। लेट सपोज दिस इज द एरिया। ठीक है, और सेम एरिया मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूंगा। ये देखिए यहां पे मैंने एक एरिया प्लेस किया और यहां पे भी मैंने जो है एक एरिया प्लेस किया। अब गाइस यहां पे बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए क्या क्या समझना बहुत जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फ्लक्स पता होने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेरा एरिया लिंक। सेकंड चीज मेरी क्या है? एरिया लिंक। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए? एरिया पता होना चाहिए। देखिए अब यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स रख दी, यहां पे मैंने एक एरिया भी प्लेस कर दिया, यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स रख दी और यहां पे भी हमने क्या करा, एक एरिया प्लेस कर दिया। अब देखिए क्या है, अब आप इस पर्टिकुलर एरिया को जो है अब आप कंसीडर करिए। कैसे कंसीडर करिए? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो है दिस इज द एरिया, जो एरिया मैंने यहां पे ऐसे रखा हुआ है, ये बेसिकली इस तरीके से रखा हुआ है एरिया। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन आप कह सकते हैं। इस तरीके से जो एरिया है यहाँ पे ये रखा हुआ है। अब देखिए ये एरिया है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, इस एरिया को क्रॉस करती हुई जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी? ओके, तो चलिए यहां पे अब हम काउंट करके देखते हैं। कैसे यहां पे काउंट करते हैं कि देखिए इस एरिया के साथ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं? 1 2 3। यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितनी है? 3 है। अब आप यहां पे देखिए यहां पे कितनी लाइनें क्रॉस हो रही हैं? ओनली 1। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू दिस एरिया इज मोर एज कंपेयर टू दिस एरिया।
यानी कि इस एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो काउंटिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो यहां से आपको एक डेफिनेशन समझ में आई होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एरिया। ठीक है, देखिए यहां पे दो चीजें आई, एक आई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आई आपकी एरिया। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एरिया। यानी कि किसी भी एरिया के साथ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड है उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए एक और चीज यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहां पे ये कोई एक बॉडी है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये सरफेस, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, सरफेस ज्यादा है, यहां से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो गई। अब अगर मैं इस सरफेस को घुमा के अगर मैं ऐसे कर दूं, इस तरीके से कर दूं, फिर देखिए क्या ये 5 के 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगे, नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, वो घट जाएंगी। यानी कि इससे आपको क्या पता चला कि भाई अगर मैं इस एरिया की डायरेक्शंस को अगर मैं बदल देता हूं, क्या कर देता हूं, अगर मैं इस एरिया की डायरेक्शन को बदल देता हूं तो फ्लक्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हुई क्या, कि जो एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो एरिया है वो प्लेस हो रखा है। ठीक है, जिस तरह अगर आप इस एरिया की डायरेक्शंस को अगर आप बदलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये फ्लक्स जो है ना ये भी यहां से बदल जाता है। अच्छा चलिए एक और चीज देखते हैं। इसको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ के आ चुके हैं, इसमें ज्यादा पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं एरिया लिंक की। ठीक है, अब देखते हैं एरिया लिंक का क्या मतलब होता है। देखिए एरिया तो आपको पता है, एरिया आपको पता है कि भाई कोई भी सरफेस है उसका एक एरिया होता है। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी तक की नॉलेज के हिसाब आपने क्या पढ़ा है कि एरिया जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन सडनली यहां पे आपको पता चलेगा कि एरिया स्केलर नहीं है, एरिया क्या है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है, आप इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये मैंने एक सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, दिस इज अ सरफेस। मान लीजिए कि इसकी जो विड्थ है इसको मैंने मान लिया b और इसकी जो लेंथ है उसको मैंने मान लिया a। दिस इज b, दिस इज a। ठीक है, अगर मैं इसका एरिया निकालने के लिए अगर आपसे बोलता हूं तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल अगर मैं बोलूं कि आप इसमें उसका एरिया निकाल के दिखाइए तो आप बोलते क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि a इंटू b, यानी कि ये क्या हो जाएगा ab। दिस इज द एरिया जो अभी तक आपको पता है। अब देखिए क्या होता है इस एरिया के अंदर, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दो कंपोनेंट्स में बढ़ जाता है। कौन कौन सा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, दैट इज b साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, दैट इज a cos थीटा। और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया क्या निकल कर आएगा, एरिया इज नथिंग बट दी ab साइन थीटा। जब आप इस कंपोनेंट को उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ए को इससे क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। और आपको पता है कि साइन थीटा जहां पे होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर मैं साइन थीटा को यहां से रिजॉल्व करूं तो मेरा जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, दिस एरिया इज नथिंग बट दी ए क्रॉस डी, इस तरीके से आ जाएगा। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है, वो भी एक वेक्टर होता है। तो यहां से एरिया भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो एरिया होता है वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, अच्छा चलिए इसको और थोड़ा फर्दर समझते हैं, इसके बारे में ना कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब शायद आपको समझ में आएगा। ठीक है, कैसे होता है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि ये एक एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है, दिस इज द एक्स प्लेन, दिस इज द वाई प्लेन एंड दिस इज द जेड प्लेन। ठीक है, ओके। अब मैंने एक बॉडी जो है वो मैंने एक्स वाई के अंदर मैंने जो एक जो सरफेस है उसको मैंने प्लेस कर दिया। मान लीजिए इसकी लेंथ ए है, इसकी भी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है और इसकी भी लेंथ जो है वो ए है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो मेरा एरिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको आप कैसे बताएंगे, कैसे इसका आप एरिया निकाल के दिखाएंगे। देखिए एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। मान इसको चलो इसकी नेमिंग कर दो, इसको मान दिया ए बी सी एंड डी, ABCD 4 सरफेसेस के नाम रख दिए। अब देखिए अगर आप इसका एरिया वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं तो a इंटू ए कितना हो जाता है, ए स्क्वायर,
एरिया अगर आप निकालेंगे तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको मैंने बोला था कि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और वेक्टर में कैसा वेक्टर होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और आपको 11th क्लास की नॉलेज है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो वो क्या होता है, दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो तीसरे कोऑर्डिनेट्स के अंदर होती है। वो क्या होती है, तीसरे एक्सिस के अंदर होती है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर अगर आप एक्स और वाई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस वे में, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली बात है, एरिया में कोई डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप ए का स्क्वायर निकालते हैं, दिस इज द ए स्क्वायर, तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। यहां पे आपने गाइस स्क्रू रूल पढ़े होंगे, ठीक है। स्क्रू रूल आपने पता, स्क्रू रूल क्या होता है, स्क्रू रूल आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स की डायरेक्शंस बताता है। कैसे, अगर आप स्क्रू को लीजिए, अगर आप स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो स्क्रू कहां जाएगा, अंदर की तरफ को जाएगा, है ना। और स्क्रू को अगर आप ऐसे घुमाते हैं इस डायरेक्शन, तो स्क्रू कैसा आएगा, बाहर आएगा। तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन देखिए, इसका मल्टीप्लीकेशन कैसा है, इस डायरेक्शन में है, ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अगर इसका मल्टीप्लीकेशन आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो स्क्रू कहां जाएगा, स्क्रू बोर्ड के अंदर जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो इनसाइड द बोर्ड होगी। और इनसाइड द बोर्ड कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। और जेड एक्सिस को आप क्या बोल देते हैं, जेड एक्सिस को आप के कैप बोल देते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को आप आई कैप बोलते हैं, वाई को आप जे कैप बोलते हैं और जेड को आप के कैप बोलते हैं। तो आई जे के, तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी ए स्क्वायर की, वो कैसी हो जाएगी, इनसाइड दी प्लेन हो जाएगी। तो इस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के कैप, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, एंटी क्लॉक में मल्टीप्लाई करिए। जब आप इसको एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो स्क्रू कहां आएगा, आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, ठीक है ना। आउट ऑफ द अगर बोर्ड आएगा, देखिए आउट ऑफ द बोर्ड भी एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। और आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ये अप डायरेक्शन के अंदर आ रहा है ना, तो इसके साथ भी क्या जुड़ेगा, यहाँ पे के कैप जुड़ेगा, ए स्क्वायर के कैप। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो के कैप होगा वो कैसा होगा, माइनस, क्योंकि ये इनसाइड जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, प्लस, क्योंकि ये आउटसाइड आ रहा है। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली मेरे को ये बहुत जरूरी है यहां पे समझना आप लोगों का कि एरिया वेक्टर तो होता है, लेकिन एरिया वेक्टर कैसे होता है। तो आप उसके लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा कि एरिया जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो तीसरे कोऑर्डिनेट के अंदर होती है, वो तीसरे एक्सिस के अंदर होती है। यानी कि अगर आप एक्स वाई को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन किस में आएगी, जेड में आएगी। अगर आप वाई जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन एक्स में आएगी। अगर आप जेड एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन वाई में आएगी, ठीक है। और वाई में प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पे एरिया वेक्टर की। तो अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, यहां पे ये आप इसको नोट कर लीजिएगा स्क्रीन को पॉज करके, ठीक। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फ्लक्स की। देखिए फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, फ्लक्स का मतलब अभी हमने इसकी डेफिनेशन लिखी, क्या होती है, फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड विद एन एरिया। यानी कि फ्लक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनटू एरिया। और एरिया भी क्या है, एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अच्छा, यहां पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, ये है ए, ये भी है ए। तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, या तो ऐसे होगी आउट ऑफ द प्लेन, या तो ऐसे होगी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगी ना, अगर ये सरफेस है तो इसका जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का वो कैसा होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी, ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि ये ऐसे है, ये सरफेस जो है ये आउट ऑफ द प्लेन ऐसे है, तो इसका भी एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कैसा होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा, है ना। तो देखिए आपको एक चीज, आपको 11th के अंदर आप पढ़कर आए हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जब भी दो वेक्टर्स की जब डायरेक्शन जब एक डायरेक्शन में ही होती है, जब दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन के अंदर लग रहे हो, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और एरिया भी लग रहा है, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं ना। तो जब भी दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन के अंदर लगते हैं तो वहां पे कौन सा प्रोडक्ट होता है, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यानी कि इस ई और ए के बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दैट इज ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे मेरा जो फाई ई है वो क्या निकल कर आ गया, दैट इज ई ए
cos थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा जो होता है वो फ्लक्स की जो होती है मेरी फॉर्मूला होता है, दैट इज phi E इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन यहां पे आपको पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे? देखिए गाइस, यहां पे आप एक एग्जांपल में समझाता हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि ये आपके घर की विंडो है, ठीक है, और इस तरफ से जो है वो हवा आ रही है। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस विंडो का जो साइज है ये मैंने छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये जो हवा आ रही है ये इस विंडो के थ्रू पास आउट होगी। ठीक है, और पास होने के बाद आपके रूम में जो है ये हवा भर जाएगी, जो एयर है वो फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, पहली केस में। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस विंडो के जो साइज है ना, साइज को मैंने इतना बढ़ा दिया। ठीक है, अब फिर से सेम अमाउंट ऑफ हवा आ रही है, सेम वेलोसिटी से आ रही है, फिर से यहाँ पे एयर भरेगा, है ना। तो आप एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि भाई इस केस के अंदर जो हवा होगी उसकी जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, और इस केस के अंदर जो हवा होगी उसकी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इसके अंदर तीन चीजें थी, एक हवा जो विंडो से आ रही थी, सेकंड एस्पेक्ट था मेरा विंडो, और तीसरा एस्पेक्ट था कि कितने अमाउंट ऑफ हवा जो है वो रूम के अंदर फिल हो चुकी है। तो देखिए जो हवा बाहर से आ रही थी वो हवा क्या थी, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो मेरा विंडो है ये क्या है, ये बेसिकली एरिया है, सरफेस एरिया। ठीक है, और यहां पे जो हवा भर चुकी है वो क्या है, वो फ्लक्स है। वो क्या है, वो फ्लक्स है। तो देखिए भरी हुई हवा के अंदर जो डायरेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हवा भर गई है अंदर तो उसकी डायरेक्शन के बारे में क्या करना है पता है, उसकी डायरेक्शन होती भी नहीं है। इसको आप और कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहां पे एक वाटर पाइप है। ठीक है, ये एक वाटर पाइप है, यहां से पानी आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो है हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, इस पानी को मुझे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे मैंने एक हॉस पाइप लगा दी, और ठीक है, और इस हॉस पाइप को मैंने इसके सामने रख के इसको कनेक्ट कर दिया, और यहां नीचे मैंने एक कंटेनर रख लिया। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे जो पानी का लेवल है वो कुछ इस लेवल तक भर गया है। ठीक है, सेम टाइम आपको टाइम है कुछ कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड के लिए आपने दिया और ये कंटेनर जो है वो इस लेवल तक फिल हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट केस में मैं क्या करता हूं, ये जो हॉस पाइप का जो साइज है, जो एरिया है, इस साइज को मैं बढ़ा देता हूं। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए कि 2 लाइंस इस तरीके से आ रही थी, ये मैंने हॉस पाइप का एरिया जो है यहां से मैंने इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, यहां पे मैंने एक और कंटेनर रख दिया है। ठीक, सेम टाइम के अंदर कर सकते। देखिए तो इसके अंदर जो ये रिसीविंग है वाटर लाइंस की वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो सेम 5 सेकंड के लिए आप देखेंगे कि ये कंटेनर सिर्फ इतना ही फिल हुआ था और ये कंटेनर जो है वो इतना फिल हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें भी 3 चीजें हैं। ये जो 2 मीटर पर सेकंड आपको आता हुआ दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये जो आपको हॉस पाइप्स के जो दिख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, दीज आर द एरिया। ये क्या है, मेरी एरिया है। और ये जो पानी यहां भरा हुआ है, दिस वाटर इज नथिंग बट दी फ्लक्स। समझ में बात आई? अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया क्या है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने बताया कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में एक्ट करती है उनके बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आपको पता है कि वेक्टर डॉट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, ये ई डॉट ए क्या बनेगा, फाई बनेगा। और वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है, ये आपको पता है। और वेक्टर क्रॉस वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चला फाई क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आप यहां गौर से देखें तो ये फाई बेसिकली क्या है, ये दिस फाई इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, इस हॉस पाइप के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड गई, तो यहां पे जो स्टोर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो स्टोर होगी, है कि नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्लक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, वो स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन इन केस ऑफ फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्केलर बन जाता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, amount of electric field only which is linked to any area। आई बात समझ में? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तो आप उसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है।
इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कुछ चीजें बीच में बोली जाती हैं उसको आप लिख सकते हैं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मेजरमेंट के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कैसे करना है, दैट इज मेजरमेंट। अच्छा, चलिए अब मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट को कैसे करें, देखिए यहां पे मैंने एक सरफेस ले लिया, ठीक है, ये मैंने यहां पे एक सरफेस ले लिया, यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है, दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में यहां से निकल रही है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से निकल रही है, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए आपको कुछ चीज पता है कि ये जो सरफेस है ये कैसा है, दिस सरफेस इज नथिंग बट दी इर्रेगुलर सरफेस। क्या है ये, इर्रेगुलर सरफेस है, एक फिक्स शेप नहीं है इस शेप की, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर ये सरफेस इर्रेगुलर है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा इसके हर पॉइंट पे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस का डिफरेंस है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये जो कंडीशन जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये किसके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं हम, फॉर अ इर्रेगुलर सरफेस विद अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं बेसिकली इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसके लिए देखिए गाइस क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कोई एक फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप एक फॉर्मूले से निकाल देंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो कैसे निकालें, उसको निकालने का तरीका होता है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो मेरे को हर एक सरफेस के छोटे छोटे हिस्से के लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा और बाद में मैं उन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को जो है उसको मैं जोड़ दूंगा। कैसे, अब देखिए सबसे पहले मैं यहां पे एक स्मॉल एरिया मानता हूं, लेट्स सपोज दिस एरिया इज डीए। क्या एरिया मान लिया मैंने यहाँ पे, डीए मान लिया, ठीक है। अच्छा, इस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है कि अगर डीए है तो एरिया वेक्टर का भी आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और एरिया वेक्टर बेसिकली कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे होता है, कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तो मान लीजिए इसका जो एरिया वेक्टर है ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो उसको मैंने मान लिया यहाँ पे थीटा। क्या मान लिया इसको मैंने यहाँ पे, थीटा। चलिए अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकाल के देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं फाई ई वन, फाई ई ए कॉस थीटा। क्या है मेरा, ये ई ए कॉस थीटा। अच्छा, चलिए ई ए कॉस थीटा हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप डी ए निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लीजिए 1 है, थीटा 1 है, सरफेस एरिया मैंने मान लिया 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो भी चेंज होगी, जिसको मैंने मान लिया 1। तो ये निकल गया फर्स्ट पॉइंट के लिए ई डी ए कॉस थीटा 1, ओके। अच्छा, चलिए इसके लिए निकालते हैं। यहां पे भी आपको एक सरफेस एरिया लेट करना पड़ेगा, लेट सपोज डी ए, ठीक है। इसके लिए जो एंगल होगा वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, दिस इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो थीटा है वो मैं मान लिया मैंने थीटा 2, ये था मेरा थीटा 1, ओके। अब इस केस के लिए निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स फॉर सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, दैट इज E2 dA2 cos थीटा 2, ठीक है। तो सिमिलरली आप देखिए हर सरफेस के लिए आप निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए कुछ इस तरीके से एरिया वेक्टर निकलेगा, तो यहाँ पे थीटा कोई थीटा 3 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर निकलेगा, तो यहाँ पे कोई थीटा मान लीजिए थीटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी कंडीशंस है उस सब कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करते करते मैं कहां तक निकाल सकता हूं, डेल एन तक निकाल सकता हूं। तो इसका क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू कोई भी एन वैल्यू होगी, डी ए एन एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखिए
जब आपने मल्टीपल पॉइंट्स के लिए जब आपने फ्लक्स को निकाल लिया, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स चाहिए, है ना। और आपको पता है कि जब भी इस तरीके की वैल्यूज को जब ऐड करने की जब बात होती है तो हमें सबसे ज्यादा याद किसकी आती है, हमें याद आती है न्यूटन बाबा की। किसकी बात क्यों याद आती है, क्योंकि न्यूटन बाबा ने एक चीज पढ़ाई, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। क्या पढ़ाया उन्होंने, कैलकुलस। तो उन्होंने बोला कि अगर भाई साहब अगर आपको ऐसी चीजों को जोड़ना है तो देवियों और सज्जनों, मैंने इंटीग्रेशन बताया, आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम इन सारी वैल्यूज को जो है वो हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कैसा निकल जाएगा मेरा, दैट इज द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे बोलते नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हो गया। और इस सब का इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, ये ई डी ए कॉस थीटा। तो अगर आपने यहां से इंटीग्रेट कर दिया तो क्या पता पड़ेगा, यहां से ये ई डी ए कॉस थीटा आपको इस पूरे सरफेस पे टोटल फ्लक्स फाइंड करके बता देगा। क्या बता देगा, ये टोटल फ्लक्स फाइंड करके बता देगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया फ्लक्स को मेजर करने का। ये मेजरमेंट किसके लिए थी, रेगुलर सरफेस के लिए थी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो बात हो गई। अब सेकंड टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं कि मेरा जो सरफेस है वो कैसा है, वो रेगुलर सरफेस है। कैसा सरफेस है, रेगुलर सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अच्छा देखिए कैसा होगा, चलिए बनाते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, ठीक है। और यहां पे चलिए मैं सरफेस रख लेता हूं कोई अपना एक, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एरिया वेक्टर आप निकालेंगे तो देखिए ये सरफेस बेसिकली ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा इसका, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो एरिया वेक्टर इसका ऐसा होगा। तो दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। और यहां पे अगर आप इस टोटल सरफेस की अगर आप बात करें, टोटल अगर आप इसको निकालें तो देखिए यहां पे भी क्या होगा, हर छोटे छोटे हिस्से के लिए निकलेगा। तो मान लीजिए यहां पे अगर मैं निकालता हूं फ्लक्स 1 निकालता हूं, लेट्स सपोज मान लीजिए फ्लक्स 1 इस छोटे से एरिया के लिए, इसको मैंने मान लिया DA1, ठीक है। इस तरीके से आप DA2, DA3, DA4 ऐसा मान सकते हैं। तो इसका क्या होगा, दैट इज EA cos थीटा। और आपको पता है यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 है ना। अगर ये 0 है तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और आपको पता है कि सरफेस अगर ऐसे रखा है तो इस सरफेस की सारे के सारे स्मॉल एरियाज के लिए जो थीटा है वो 0 ही होगा। तो अगर आप इस टोटल को सम कर देंगे, सब सारी वैल्यूज को अगर आप सम कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल फ्लक्स E इज इक्वल टू EA इंटीग्रेशन ऑफ EA, यस और नो, ठीक है। देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी हर जगह के लिए, तो इसने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है क्या किया, इंटीग्रेशन किया। थीटास की वैल्यू अलग अलग थी तो हमने थीटास का भी इंटीग्रेशन किया, एरियाज की वैल्यू अलग अलग थी तो हमने एरियाज का भी इंटीग्रेशन किया। लेकिन जब मैं रेगुलर सरफेस की बात करूंगा तो आपको एक चीज बहुत क्लियर है कि इस पूरे सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटीग्रेशन होगी वो मेरे को करने की नीड नहीं है। चलिए मैं यहां लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर पार्ट के लिए कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो क्या बचेगा, डेल इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ DA, इंटीग्रेशन ऑफ DA, ओके। अच्छा चलिए ठीक है। अब DA क्या है, DA बेसिकली क्या होता है, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लगाएंगे, कोई क्लोज सरफेस है तो उसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस DA को इंटीग्रेट करने के बाद मैंने मान लिया कि लेट सपोज कोई भी एरिया है तो टोटल एरिया इज A। तो ये मेरा हो गया फाई इज इक्वल टू EA। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया रेगुलर सरफेस के लिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने देखी कि अगर आपके पास एक रेगुलर सरफेस है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड किस पैटर्न से निकालते हैं, अगर आपके पास एक रेगुलर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप किस पैटर्न से निकालते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी वेरिएबल है। यहाँ पे आपको थीटा का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी बदल रहा है, हर केस में देख रहे हैं, हर केस में थीटा बदल रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म और रेगुलर सरफेस के लिए ना तो थीटा बदलेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, एरिया का इंटीग्रेशन होगा। आई बात समझ में, ठीक। तो आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। चलिए
गाइज अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी दिक्कत है बोर्ड एग्जाम से, जेई से, नीट से, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है, जो टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली तो आप उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। आप वहां पे अपने डाउट्स को पोस्ट करें, मैं बिल्कुल मिनिमम टाइम में जो है डाउट्स का जो है वो सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आप कहीं पे भी फिजिक्स नगरी टाइप करें तो आपको हमारे पास जो है वो भेज दिया जाएगा। ओके गाइस, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। एक सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, अगर आपको चीजें पसंद आती है तो प्लीज आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचे समय के साथ। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का खूब सारा ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय।